तो ये आपने कहानी सुनी, एक कथा सुनी, किस तरह से एक तपस्वी व्यक्ति जिसकी बात शासन, प्रशासन, माओवादी या अलग विचारधारा रखने वाले लोग भी मानते हैं, और यहाँ से जो मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं, प्रबंधन के विद्यार्थी हैं या राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये सबक सीखने को मिलता है, लर्निंग मिलती है कि आर्ट ऑफ निगोशिएशन आप किस तरह से करते हैं। तो ताऊ जी, अगर हम निगोशिएशन की बात करें, आपने जो निगोशिएट किया, जो वहाँ बातें की रखी कोबरा कमांडो को छुड़ाने के लिए माओवादियों से या उनकी अलग विचारधारा के जो लोग हैं उनसे, एक पहला चीज़ ये है कि आपने कहा कि उन्होंने कुछ इस तरह से नहीं किया है कि जिसकी सज़ा उनको दी जाए, पहली बात। दूसरा ये है कि आपने जनता को अपने साथ में रखा, जनता को, वहाँ के गांव के लोगों को कन्विंस किया, उनको साथ में समावेशी एक लेकर के विचारधारा चले और उन सब की रजामंदी ली, उन सब का अपना जो है साथ लिया, उनकी विचारधारा ली। तीसरा चीज़ ये कि आपने वहाँ पे जितनी भी बातें होनी थी उनको पूरी तरह से स्पष्ट और क्लियर किया। आप बीच में बातें समय की बाध्यता के कारण, शाम होने के कारण जल्दीबाजी में नहीं निकले। आपने कहा अगर बात पूरी नहीं होती, आपके मन की बात, आपके दिल की बात, माओवादियों की बात जो आप बता रहे थे कि उनकी विचारधारा की बात या उनकी जो शिकायतें थी, उनकी जो तकलीफ़ थी, वो आप रखिए। कभी माहौल गर्म होता था, उनको ज़्यादा लगता था कि भाई हमारे खिलाफ़ ज़्यादा अत्याचार हुए हैं, कभी ये होता कि नहीं वो गलत कर रहे हैं। तो ये जो नरम दल और गरम दल, या जो नरमा और गर्मी की जो एक अवस्था बनी थी, वातावरण थी, वो चलता रहा। वो नरम गरम परिस्थितियाँ बनती रही और आपने कहा नहीं, जब तक पूरी बातें नहीं हो जाएंगी तब तक हम यहीं गांव में रुकेंगे, रात को रुकेंगे, यहीं आपके साथ भोजन करेंगे, और जब ये सब क्लियर हो जाएगा तब हम जो है आगे बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, या जो भी चीज़ें होंगी। तो निगोशिएशन में जब तक दोनों पार्टी सेटिस्फाइड ना हों, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं चर्चा की, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आज हम इनसे समझते हैं, सैनी जी से समझते हैं कि उसके बाद फिर जो है पद्मश्री का जब एक 1992 का समय आया, वो अनुभव कैसा रहा, वो बताएं थोड़ा सा। देखिए, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई मेरे को पद्मश्री देगा। जब वो कलेक्टर साहब के साथ, व्यास जी करके कलेक्टर साहब थे, यहाँ बहुत सज्जन व्यक्ति, ईमानदार। 1992 में? हाँ जी हाँ। मैंने प्रशासन में जो ईमानदारी की जो एक बड़ी ऊंची स्थिति होती है, उस स्थिति के कैलिबर के वो व्यक्ति थे। जब उन्होंने कहा कि सैनी जी आपको पद्मश्री मिला है, तो मैंने कहा कलेक्टर महोदय ज़रा और पता निकाल लो कि यहाँ बस्तर में वो कोई धर्मपाल सैनी है क्या, मेरे को कौन देगा, मैं एक छोटे से गांव में रहता हूँ और काम करता हूँ। तो बोले नहीं, माता रुक्मिणी संस्थान के आप ही हैं पदाधिकारी। बोले कहा हाँ, वो तो मैं हूँ। बोले फिर बस गृह मंत्रालय से जो खबर आई है वो माता रुक्मिणी सेवा संस्थान के धर्मपाल सैनी को मिला है। वो मिला। फिर लोगों ने मुझसे बाहर पूछा कि आप इसका क्या करेंगे। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा, मैं इसको बस्तर की जनता को समर्पित करता हूँ। बस्तर की जनता की सेवा की और मुझे इसका पात्र समझा गया, इसलिए ये बस्तर की जनता को ही समर्पित है मेरा। और बस्तर की जनता ही मतलब इन छोटे बच्चों को समर्पित है जी। तो ये दिल्ली का, आप फिर दिल्ली गए और वहाँ जो है आपने रिसीव किया, प्राप्त किया जो है सम्मान, भारत का एक जो बढ़िया सम्मान, नागरिक सम्मान है। और वहाँ से आने के बाद फिर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोग आपसे जुड़े होंगे, बहुत सारे विद्यार्थी, शिक्षक, समाज के अनेक वर्ग के लोग आपसे जुड़े होंगे, आपको लोग और अच्छी तरह से जानने लगे होंगे। हालांकि आपके काम तो पहले से ही जो है बहुत विश्व प्रसिद्ध, विख्यात थे आप पहले से ही, लेकिन उसके बाद से क्या परिवर्तन आपने महसूस किया? जो एक बड़ा परिवर्तन मैं देख रहा हूँ बस्तर में, जो परिवर्तन मुझे देखने को मिला, उसके पहले तो मेरे को बहुत निराशा रहती थी। 76 से 84 तक मुझे बड़ी निराशा में से गुजरना पड़ा और बहुत जद्दोजहद जिसको कह सकता हूँ। मैं उन दिनों में बहुत आक्रमणकारी भी था, लेकिन बहुत विनम्र तरीके से आक्रमण करता था।
कोई कम करता था ऐसा नहीं है, लेकिन 85 में मुझे बस्तर परिवर्तन होने लगा, ऐसा अनुमान लगने लग गया था कि बस्तर में परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया और बस्तर में जो काम करने के लिए सरकारें आईं, छत्तीसगढ़ बनने के बाद में जरा उसकी गति तेज हुई। उसके पहले काम नहीं करना चाहते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा सवाल जो मैं हमेशा वो थोड़ा सा मुझे छूट भी गया है कि वो सरपंच ने खाली मुझे ये नहीं कहा था कि लड़की कौन, उन्हें कहा था कि लड़की कौन पढ़ाता है। उसने आगे मेरे से एक सवाल और पूछा था कि ये जब मैं 76 में हम आए तो गांव में अर्थ वर्क किया गया था एक सड़क का, तो उसने कहा ये सरकार सड़क क्यों बना रही है, हमारा काम पगडंडी चलता है, हम कोई सड़क की ज़रूरत नहीं है, ये फालतू पैसा खर्च कर रही है। मैंने सड़कों के बारे में उनका ये कहना था कि हमारे को इनकी आवश्यकता नहीं है, हमको तो पगडंडी से काम चलता है हमारा। लेकिन इस मानसिकता में 1985 में परिवर्तन आना शुरू हो गया था। इस बीच एक बहुत महत्वपूर्ण बात मुझसे छूट गई थी, वो मैं बताना चाहता हूँ। मैंने यहाँ के बच्चों को खूब घुमाया है। 1979 मैंने 79 से उज्जैन में मैं बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस में ले गया था, और वहाँ इन बच्चों का जो नृत्य और इनकी जो गतिशीलता थी, इनकी जो स्फूर्ति थी, वो वहाँ पर मध्य प्रदेश के उज्जैन में थी। वो अगर डिमरापाल का नंबर, अगर बस्तर का नंबर आया तो सारे कैंप खाली हो जाते थे और सारे कैंप के बच्चे दौड़ करके बस्तर के कैंप में आ जाते थे। जो वहाँ रैली निकली थी तो बस्तर की लड़कियों ने, जो मेरे साथ में 30-40 लड़कियाँ गई थी, अगर आप फ़ोटो देखना चाहेंगे तो वो फ़ोटो मेरे पास में है जी। उन लड़कियों ने 6 किलोमीटर की रैली में डांस करते हुए बढ़ी थी, और लोग दंग रह गए थे उज्जैन के कि ये छोटे छोटे बच्चे डांस करते हुए बड़ा जा रहे हैं, और इनके पसीने तो आए ही नहीं इनको अभी, इतने शाम के समय 4-4:30 बजे का। और इसके बाद में मैंने इनको वैष्णो देवी से लेके कन्याकुमारी और अमृतसर से लेकर के जो वहाँ गुवाहाटी इम्फाल तक घुमाया है। बाद में अब ये खेलने लग गए हैं तो सारा हिंदुस्तान में अपना आप, मेरे 100 बच्चे, मेरे 60-70 बच्चे हर साल हिंदुस्तान का कोई न कोई इसमें खेलने में जाते हैं। तो ये खेलने से जो उन्हें एक बात मैंने बताई थी कि बच्चों, जो तुम हिंदुस्तान में देखते हो ये सब अपना देश अब ये है, खाली मेरा गांव ही मेरा देश नहीं है, लेकिन ये हमारा भारत देश है जिसमें हम बस्तर के वासी हैं। तो यहाँ जो देखते हो अपने घर में बताना, और मेरे बच्चे बड़ी ईमानदारी के साथ बताते थे अपनी बातें। उससे जो एक नया आधुनिकता लोगों में आई, मैंने तो उनको मिल भी दिखाए हैं, मैंने उनको दिल्ली भी दिखाई है, मैंने उनको अमृतसर भी दिखाया है, और जब बद्रीनाथ भी घुमा के लाया हूँ, उनको समुद्र भी दिखाया है। तो ये जो भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ के लोगों के बारे में बताते थे, तो जो एक व्यू बना, एक जो दृष्टिकोण बना, वो बस्तर का दृष्टिकोण को विकसित करने में मेरे एक मुख्य कामों में से ही मानता हूँ कि मैंने यहाँ पर बस्तर के बच्चों के द्वारा यहाँ के हज़ारों परिवारों का जो दृष्टिकोण था, उसको बस्तर के साथ में एक राष्ट्रव्यापी बनाने का कोशिश करी। और यहाँ पर दुनिया भर की लड़कियाँ मेरे यहाँ 500-600 बरस तक आई हैं। कम से कम 8-10 देशों की लड़कियाँ यहाँ मेरे पास आती थी, उनके बीच में ही बच्चे लोग साथ में रहे हैं। तो वो जो मुझे एक व्यापक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण बनाने का मुझे अवसर मिला, तो उसने बस्तर में, मैं मानता हूँ कि वो मेरे बहुत से असली काम में से एक असली काम है। तो और इस तरह बच्चे यहाँ के जो हैं वो बड़े व्यापक दृष्टिकोण लेके यहाँ से जाते हैं। और आप ये तो जानते ही हैं कि मैंने तो उसमें संकल्प में लिखा अपना कि ये प्राचीन दंडकारण्य है, इसे प्रेरणारण्य बनाने का प्रयत्न करूँगा, और मैं इसे कभी नहीं आता हूँ, मैं कभी हिचका ही नहीं हूँ। बिल्कुल निसंकोच होकर, निर्वैर होकर के, निष्पक्ष होकर के मैंने इन 2 चीज़ों को करने की कोशिश करी है। थोड़ा सा हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, वो आपकी ये जो संस्था है जिसका आप मार्गदर्शन करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, लीडरशिप आपकी लीडरशिप में चलती है, माता रुक्मिणी देवी आश्रम जो है, ये जो बस्तर छत्तीसगढ़ में जगदलपुर से 10 किलोमीटर शहर से बाहर है अभी जहाँ हम बैठे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए कि नाम ये कहाँ से आया, और इस वक्त मार्च 2022 में कितने बच्चे यहाँ जो हैं वो क्या क्या गतिविधियाँ करते हैं, पढ़ाई तो करते ही हैं, उसके बारे में, अपनी संस्था के बारे में, यहाँ के बारे में बताइए आप प्लीज़। देखिए, जो माता रुक्मिणी जो नाम है,
ये विनोबा जी की माता जी का नाम है। जी। जब हमने इसको माता रुक्मिणी के नाम से वहाँ उनके सामने प्रस्तावित किया तो उन्होंने कहा था कि माता रुक्मिणी भावे के नाम से मत चलाना इसको तुम बस्तर विदर्भ के साथ लगा हुआ है, और विदर्भ में कृष्ण के साथ में जो उनकी शादी हुई थी उनकी महारानी का नाम भी माता रुक्मिणी ही था। तो कृष्ण के साथ जोड़ के इसको संस्था को चलाना, तो ये बहुत दिनों तक बहुत वर्षों तक 1000 साल तक सेवा करेगी। तो ये माता रुक्मिणी विनोबा जी की माता का नाम है, लेकिन भावनात्मक रूप से हम इसको कृष्ण के साथ जोड़ के चलाते हैं, कृष्ण भगवान के साथ जोड़ के चलाते हैं जी। इसके 2 आश्रमों से हम लोगों ने शुरू किया था। फिर 1983 में हम लोगों को 4 कन्या आश्रम हमने और खोले, और 1987 में 30 आश्रम शासन ने हमको और दिए। इस तरह से हम लोग 36 आश्रम में काम करते हैं। एक आश्रम हम लोगों ने और शुरू किया है, उसमें अनुदान नहीं लेते हैं और बिना अनुदान के भी चलाते हैं, और उसके बच्चे हैं 5वीं तक के बच्चे हैं, वो नवोदय में और जवाहर उत्कर्ष वगैरह में जाते हैं। इस समय हमारे यहाँ जो बच्चे हैं वो लगभग 3000 बालक बालिकाएँ इन आश्रमों में पढ़ते हैं। 36-37 प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें 19 मिडिल स्कूल हैं, और 1 हायर सेकेंडरी स्कूल है, 2 हाई स्कूल हैं। अभी हाई स्कूल जो हमारे हैं ज़रा थोड़ा सा परेशानी में चलते हैं, इनके लिए जो संसाधन इकट्ठा करने में हम लोगों को परेशानी होती है। तो ये जो 1 हायर सेकेंडरी स्कूल डिमरापाल का, इसके लिए हम बच्चों से पैसा भी लेते हैं। तो डिमरापाल में तो थोड़ा बहुत हमको मिल जाता है, लेकिन बाकी जगह में हम लोग को थोड़ी सी परेशानी होती है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले कुछ समय बाद में इनको अगर शासकीय सहायता मिल जाएगी तो फिर एक बड़े पैमाने पर चलाएंगे। पर अभी कुल मिलाकर के 3 से 3500 बालक बालिकाएँ हमारे यहाँ अध्ययनरत हैं। तो अगर आप, और दूसरा इनका जो सवेरे जो पहली घंटी लगती है वो लगती है उठने की, और उठने के बाद में जो दूसरी घंटी लगती है जिसमें वो लोग हाथ मुँह वगैरह धो धा करके प्रार्थना के लिए आते हैं। प्रार्थना के बाद में श्रमदान आवश्यक अंग है हमारे आश्रम का, श्रमदान और सफाई, वो आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक का चलता है। उसके बाद में पढ़ना लिखना, नहाना धोना, नाश्ता, और ये इसके साथ में होता है। स्कूल जाने के 1 घंटे पहले खाना खा लेते हैं, 9:30 बजे करीब खाना खा लेते हैं, 10:30 से स्कूल लगता है। शाम को बच्चे खेलते हैं। खेल वाली जो टीमें हैं उनको प्रार्थना से मुक्ति है। अच्छा। उनको श्रमदान से मुक्ति है। अच्छा। क्योंकि हम जो खेलते हैं 100 बच्चे करीब खेलते हैं अलग अलग खेलों में, तो उनको क्योंकि उनका समय बहुत, जो यहाँ दूसरा समय प्रार्थना में और श्रमदान में जाता है, उनका समय वो खेल कूद में जाता है। तो इसलिए उनकी पढ़ाई लिखाई को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा संतुलन हमने कायम किया है। तो लगभग 100 बच्चे तो खेल कूद में लगे रहते हैं, और 250 बच्चे इस आश्रम में, माता रुक्मिणी आश्रम में 350 बच्चे हैं, वो अपना दूसरे सब काम करते हैं। उसमें पूरे आश्रम की सफाई आती है, टॉयलेट सफाई भी आती है, और रसोई का काम भी शुरू हो जाता है। खाना बनाने वाली भाइयाँ हैं, लेकिन सब्जी काटना वगैरह सहायता करने का काम बच्चे लोगों के अलग अलग टोलियाँ बनी हुई हैं, वो काम करते हैं। बीमारी के आरोग्य की भी एक टोली बनी हुई है जो हमको सूचना देती है कि उसके कमरे में ये बीमार है वगैरह वगैरह। इस तरह से सबकी टोलियाँ बनी हुई हैं, और जो बड़ी लड़कियां हैं वो छोटी लड़कियों को पढ़ने में भी प्रोत्साहित करती हैं। और हमारी जो प्रार्थना सभा है वो खाली प्रार्थना सभा नहीं है, हमारे सारे निर्णय बच्चों के विषय जो होते हैं वहाँ बैठ के होते हैं। अगर आपस में कुछ तनाव भी हो जाते हैं, और शिक्षक शिक्षिकाओं के बीच में कुछ बातें होती हैं, और या बच्चों के विषय में कुछ होती हैं, उन सब को निपटाने की पार्लियामेंट बन जाती है वो प्रार्थना खत्म होने के बाद में पार्लियामेंट का सेशन चलता है, और वहाँ चर्चाएँ होती है, आपस में बच्चे चर्चा करते हैं, और फिर कुछ निर्णय करने होते हैं तो वही निर्णय भी करते हैं। तो आप शुरू से ही सबको साथ में ले करके, सबकी बात सुन करके, समझ करके, और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेते हैं आप, चाहे वो बच्चों के हो या फिर बड़ों के हो या कोई भी हो। विनोबा जी का जो एक ये रही है सर्वसम्मति से काम करने की, उसका निर्वाह करने की जी तोड़ कोशिश करते हैं। नहीं तो आज पूरे हृदय के साथ करते हैं कि सर्वसम्मति से जो चीज़ें हो जाए बहुत ही अच्छा है। कभी कभी मेरे को ज़रा थोड़ा सा अलग निर्णय करने पड़ते हैं, पर उसके बाद भी मैं लगा रहता हूँ
कि लोगों के साथ में सहमति बनाने की कोशिश करूं। निर्णय करने के बाद में सहमति बनाने की कोशिश में लगा ही रहता हूं और कोशिश करता हूं कि आम राय तो बनी जाए कि अच्छा हमको समझ में नहीं आ रहा आपकी बात, तो आपको करना है तो कर लो, इसको मैं आम राय कहता हूँ जी। कि ये आम राय हो गई है तो करता हूँ, नहीं छोड़ देता हूँ। कहता हूँ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं बैठा हूँ और मैं आज शाम को खाना नहीं खाऊंगा और आज शाम को तुम ये कंबल नहीं उड़ूंगा, आज शाम को ये नहीं करूँगा। तो बच्चों के साथ आप बच्चे बन जाते हैं आप। तो जब ये होता है तो मेरी बहुत सारी समझ, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत आसानी से हो जाता, कभी कभी उपवास करने पड़ते हैं मेरे को। अच्छा जी। कभी कभी बच्चे कड़ी परीक्षा लेते हैं कि ताऊ सच बोल रहा है कि सब बोल रहा है, करेगा कि नहीं करेगा। अब तुम्हें जब थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ तो अब इतना मेहनत नहीं करता हूँ, ये तो बच्चों के साथ में गेती फावड़ा चलाना, खुरपी चलाना, झाड़ू लगाना और टॉयलेट साफ़ करना। टॉयलेट साफ़ करने में तो हमारे यहाँ एक शिक्षक है करे भाई, और हम दो, सब में मुश्किल काम जो टॉयलेट साफ़ करने में हुआ करते थे उन काम को हम दो करते थे और कुछ लड़कियाँ हमारे साथ करती थी। लेकिन अब बच्चों ने मुझे छुट्टी दे दी है कि नहीं आप खड़े रह सकते हो, करने नहीं देंगे आपको। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ जितना हाथ बता सकूँ बताता हूँ। तो 94 आपकी 92 सॉरी 92 साल के हमारे साथ जो धर्मपाल सैनी जी हैं, विनोबा भावे जी के शिष्य रहे हैं, और आप हमारी जो पूरी चर्चा हुई है उसमें आप ये देखे होंगे कि किस तरह से वो जो है लोगों के, समाज के, समुदाय के, पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चियों के लिए विशेषकर शिक्षा में, उनके खेल कूद में कितना उनका एक सराहनीय प्रयास रहा है, लीडरशिप रही है उनकी। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह से धन से या फाइनेंस से या यहाँ श्रमदान से या किसी भी तरह से अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अपना योगदान देना चाहते हैं और आप भी इनकी मुहिम में जुड़ना चाहते हैं, तो आप सर किस तरह से जुड़ सकते हैं आपसे? आपका डिटेल हम दिखा देंगे, बता देंगे, वो जो है आपसे फ़ोन कर लेंगे, आपसे बात कर लेंगे, या जिस तरह से जो भी आप हमसे भी जुड़ सकते हैं, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा, आप हमसे जुड़िए, आप जो भी कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बच्चियां हैं, ये जैसे आपने कहा कि अगर राष्ट्र का युवा स्ट्रांग है, मजबूत है, सशक्त है, तो वो एक अच्छे भारत का निर्माण, एक अच्छे देश का निर्माण करता है। तो इसी दिशा में हमारा प्रयास है। आप कुछ कह रहे हैं जी? एक समय था तब हम लोगों ने यहाँ पर गाँव के साथ में घुलने मिलने के लिए बहुत सामान्य झोपड़ियाँ बनाई थी। लेकिन अब बस्तर में क्योंकि विकास का, खास करके सड़कों के आसपास में एक आधुनिकता के विकास का दौर चल पड़ा है, तो अब हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, उस समय माताएँ आती थीं तो ये जो भैया वगैरह लेके दोने में लेके आते थे। और अब जो माता पिता आते हैं, अब ऐसे बच्चे भी आने लग गए हैं कि जिनके माता पिता कार में बैठ के आते हैं और अपनी लड़की को छोड़ जाते हैं, या अपनी लड़की के लिए कार लेके आते हैं, अपनी लड़की को ले जाते हैं। ऐसी स्थिति के भी आने लगे हैं। तो हमारे बहुत सारे मकान अभी भी कच्चे ही हैं, खपड़े वाले हैं। तो बच्चे लोग अब मांग करते हैं, ये मांग समय पहले आई थी, आज से 15-16 साल पहले, कि नहीं हमको ये जो खपड़े के मकान हैं, बरसात में खास करके हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। तो एक कमिश्नर महोदय यहाँ आए हुए थे, तो लड़की ने कहा कि ताऊ जी के सामने आप कहोगे तो ताऊ जी नकारा कर देंगे और ताऊ जी को भगाओ हमारे बिजली से। तो कमिश्नर साहब ने मेरे को बड़े तरकीब से कहा कि जो सैनी जी, ये आप जो फाइल जो आपके पास होगी ना पहले अनुदान की, ज़रा उसको मेरे को दिखाइए क्या था वो। तो मैं फाइल लेने चला गया और लड़कियों ने एक शिकायत कर डाली कि हमको बरसात के दिनों में पानी टपकता है तो पढ़ने में मज़ा नहीं आता है, और सरकार को तो जबकि हमारे रिजल्ट इतने अच्छे हैं, खेलते कूदते भी हैं, पढ़ते लिखते भी हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं, सब दिशा में हम लोग आगे बढ़े हुए बच्चे हैं, फिर भी हमको खपड़े के मकान मिलते हैं तो पढ़ने में बड़े कष्ट होता है। तो कमिश्नर साहब ने एक लिंटर वाला मकान बनवा दिया, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया, मैंने तो खपड़े के मकान ही रखे। सरकार तो मदद करती है, अभी भी कर देती है, कुछ कहता हूँ तो, लेकिन मेरी मांगने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन अब बच्चे लोग कहते हैं कि ताऊ जी, और मैंने एक संकल्प कर रखा कि जब तक मेरे आगे हर बच्चे को या हर कार्यकर्ता को पक्का मकान नहीं बन जाएगा, तब तक मैं खपड़े के मकान में मैं भी रहूँगा।
तो बच्चे लोग कहते तो नहीं, मेरे को तंग नहीं करते हैं, लेकिन उनकी इच्छा रहती है कि अच्छा मकान हमारे को मिलना चाहिए। अगर आप में से कोई ये देना चाहे कि अच्छा मकान बनाने में सहायता करें। और दूसरा ये है कि मेरे बच्चे खेल में बहुत ज़्यादा बच्चे भाग लेते हैं और उत्सुक होते जा रहे हैं, तो उनको जो डाइट मुझे देना चाहिए, मुझे जो सीमित साधन मिलते हैं उन्हें वो डाइट उनको नहीं दे पाता हूँ। तो कभी अगर वो आप करें, कुछ लोगों ने मेरी मदद करना शुरू कर दी इसमें, लेकिन अगर उसमें आप कुछ और मदद करें तो वो मदद बच्चों के लिए स्वीकार करने के लिए मैंने अपना मन बनाया है। और तीसरा एक ये है कि मैं यहाँ पर कॉलेज शुरू करना चाहता हूँ। यहाँ के माता पिताओं का बहुत आग्रह है कि लड़कियाँ यहाँ रहती हैं तो हम वो एकदम निश्चिंत रहते हैं कि हमारी लड़की पढ़ रही है और सुरक्षित है। तो लेकिन ये बाहर चली जाती हैं तो यहाँ गरीबी में रह लेती हैं, यहाँ बहुत कम पैसे मांगती हैं हमसे, लेकिन कॉलेज जाती हैं तो हमको बहुत तंग करती हैं और बहुत पैसे मांगती हैं, और इतने पैसे हम दे नहीं पाते हैं। तो हमको भी बड़ी तकलीफ़ होती है कि कहाँ हमने लड़की को कॉलेज में भेज दिया पढ़ने के लिए, वहाँ बहुत खर्चा आता है। और आपके यहाँ कम खर्चे में भी हमारे बच्चे खुश रहते हैं। और बच्चे जब घर जाते हैं तो घर जाने के बाद में 3-4 दिन बाद कहने लगते हैं हमको आश्रम में जाना, हमको तो आश्रम ले चलो। तो बच्चे लोग कहते हैं कि जब आश्रम में आते हैं तो घर याद आता, घर जाते हैं तो आश्रम याद आता। तो मैं उनको आश्रम में, कुछ बच्चे अच्छे मकानों में रहते हैं, कपड़े की छूट तो मैंने दे दी है, कपड़े तो माँ बाप अब तो देने लगे हैं, लेकिन मकानों की कमी और कुछ अच्छी डाइट खेलने वालों को मिल जाए, ऐसी कोई सहायता मिलेगी तो ये उन बच्चों का परफॉर्मेंस पढ़ने में भी और खेलने में भी अच्छा हो सकेगा, ऐसा लगता है मुझे जी। हालांकि मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ अभी बच्चों के साथ में, पर हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चों की इच्छा पूरी करें। तो अब इस बूढ़ी अवस्था में मेरी भी इच्छा होने लगी है कि थोड़ा सा नरम हो जाना चाहिए और बच्चों को अगर हो सके तो करना चाहिए। तो अगर आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, आप किसी कंपनी से हैं, किसी संस्था से हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हैं, या इंडिविजुअल भी हैं आप, और आप बच्चियों के डाइट प्लान, उनके भोजन के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसमें योगदान देना चाहते हैं, आप खेल के सामान, जो स्पोर्ट के गुड्स हैं, जो सामान हैं, जैसे बच्चियां यहाँ फुटबॉल खेलती हैं और भी बाकी स्पोर्ट्स खेलते हैं, खेल के सामान, कपड़े और बाकी चीज़ें अगर आप डोनेट करना चाहें यहाँ बच्चियों के रहने के लिए, आप वीडियो में देख सकते हैं इस समय कि लोग किस तरह से यहाँ बच्चियाँ ये जो हैं ये कैसे रहती हैं। तो अगर उनके लिए कुछ आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं मकान बनाने के लिए जिसमें कि वो एक रह सकें, तो भी आप कर सकते हैं। और हम अपना पूरा डिटेल दे रहे हैं। माता रुक्मिणी देवी जो आश्रम है जगदलपुर छत्तीसगढ़ बस्तर का, वो भी हम आपको एड्रेस यहाँ डिटेल पूरा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा अभी। तो आप बिल्कुल हमसे जुड़िए। और चलते चलते एक प्रश्न जो और उठता है मन में सैनी साहब आपसे, कि आप अभी 92 ईयर्स के हो चुके हैं, इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? और आप अपने नीचे की जो एक लेयर है लीडरशिप वाली, आप पूरे देश में विदेशों में भी जाते रहते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो यहाँ आपके नीचे की जो लीडरशिप है वो कैसे आप तैयार किए हैं कि संस्था को देखने और आगे बढ़ाने और तमाम चीज़ों के लिए? देखिए, गांधी जी का एक वाक्य है कि मैं सेवा करने में कभी हार नहीं मानूंगा। मैंने उसको अपने जीवन की 2 बातों को अपने जीवन के मंत्र जैसा बना रखा। एक है कि मैं सेवा करने में कभी हार नहीं मानूंगा, और दूसरा ये है कि आदमी को जो सफलता असफलता होती है ना, उसका बहुत तनाव होता है। इसलिए मैंने अपने जीवन का एक विचार बना लिया पक्का कि मेरी कोई सफलता अंतिम सफलता नहीं है और मेरी कोई असफलता अंतिम असफलता नहीं है। फिर मेरे पास बचा क्या है? मेरे पास प्रयत्न बचे हैं। प्रयत्न करना चाहिए बस। मैं प्रयत्न करने का भी विचार करता हूँ, प्रेम से भी मैं प्रयत्न करता हूँ और विचार से भी करता हूँ। प्रेम के प्रयत्न असफल होते हैं तो विचार के प्रयत्न करता हूँ, और विचार के प्रयत्न असफल होते हैं तो प्रेम के करता हूँ, और दोनों असफल होते हैं तो प्रेम विचार दोनों को ऐसा गूंथता हूँ कि वो जो प्रयत्न होते हैं वो सफल हो जाते हैं। जी, तो युवाओं के लिए कुछ मैसेज, कुछ संदेश आप देना चाहेंगे हमारे आज के युवाओं के लिए? मैंने जो एक बड़ी शक्ति, बड़ी ऊर्जा देखी कि परिवर्तन में 3 फैक्टर काम करते हैं जी। एक होता है कि जब हम गुण देखते हैं तो भी हम कभी कभी जो चीज़ जिस तरह से करना चाहिए नहीं कर पाते हैं।
या दोष देखते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। तो गुण दोष के बजाय, गुण दोषों के झमेले में पड़ने के बजाय हम लोगों को विनोबा भावे कहा करते थे गुण दर्शनम, गुण विकासनम, गुण वर्धनम और गुण आरोपणम। मैंने आरोपण भी करना पड़े आपके अपने किसी साथी के ऊपर तो गुण की कलम लगा दीजिए। इस प्रक्रिया ने मेरे को एक नए कार्यकर्ता निर्माण करने में बड़ा योगदान किया है। और आप भी अपने परिवार में भी और बाहर भी हम ये करते हैं, गुण आरोपण करते हैं, अपने बच्चों में गुण आरोपण करते हैं और धीरे धीरे उन्हें विकसित लाते हैं। तो गुण देखना चाहिए, गुण बढ़ाने चाहिए, गुणों का विस्तार करना चाहिए, अपने परिवार के बाहर भी करना चाहिए और गुण आरोपण भी करना चाहिए। इन 3 पद्धतियों से मैंने काम किया और मुझे लगता है ये मेरी ऊर्जा के स्रोत है। मुझे कभी कोई चिंता नहीं होती है। दिन भर के सारे तनाव जब मैं सोने जाता हूँ तो मैं जब चादर ओढ़ता हूँ तो मैं सारे तनाव चादर के बाहर कर देता हूँ और खूब सुख की चैन की नींद सोता हूँ आराम से। जी, तो ये जो पीछे मेडल्स देख रहे हैं ये बच्चियों ने जो है अलग अलग प्रतियोगिताओं में खेल के जो है उन्होंने जीते हैं। आप भी देखिए और आप हमसे जुड़े रहिए। आज हमारे साथ 1992 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित श्री धर्मपाल सैनी जी आज हमसे जुड़े थे। आज उन्होंने अपनी बात रखी कि किस तरह 1930 में उनका जन्म हुआ और 2022 मार्च तक का उनका जो सफ़र रहा, उनकी जो यात्रा रही, उनके क्या अनुभव रहे, उन सबको उन्होंने जो है बताया, आपने बताया। हम भविष्य में कोशिश करेंगे कि हम बीच में फिर आपसे मिलते रहें, यहाँ जो बच्चियाँ हैं उनसे भी बात करें और हम जिस तरह से सहयोग कर सकते हैं आपकी यात्रा में, आपके जो विकास के कार्य हैं उनसे कर सकते हैं, वो हम बिल्कुल ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। तब अगले हफ्ते अगले समय फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।